Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of provisions regarding issue of debentures. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो इसके रिगार्डिंग उसे किन किन प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। तो यहाँ हम उन मेन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे जो किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स को इश्यू करते समय फॉलो किए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज पावर टू इश्यू डिवेंचर्स। अ कंपनी may issue debentures with an option to convert such debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption। यानी कि जब कोई कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो वो ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, या तो फुल वे में, होल वे में, या फिर पार्टली वे में उन डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है जब उनको रिडीम किया जा रहा हो। तो कंपनी ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू करने का पावर रखती है। लेकिन जब कंपनी ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू करती है जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है आइदर होली और पार्टली, तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू इसको अप्रूव करना होता है। जब तक जनरल मीटिंग में अप्रूवल नहीं मिलता है और वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, तब तक कंपनी के पास ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू करने की पावर नहीं रहती है। क्लियर? ये है फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड प्रोविजन इज नो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद वोटिंग राइट्स। एनी ऑफ द कंपनी shall not issue any debentures carrying any voting rights। यानी कि कोई भी कंपनी ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू नहीं कर सकती है जिसके साथ में वोटिंग राइट्स अटैच्ड हो। दैट इज फुल्ली प्रोहिबिटेड। क्लियर? नाउ वी कम टू द थर्ड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन इज सिक्योर्ड डिवेंचर्स। यानी कि कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है। सिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर्स का मतलब होता है जिनके साथ में कंपनी असेट्स को चार्ज करती, जिनके साथ में कंपनी असेट्स को चार्ज करती है, तो वो डिवेंचर्स कहलाते हैं। दे आर नोन एज द सिक्योर्ड डिवेंचर्स। लेकिन कंपनी प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ऐसे डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द क्रिएशन ऑफ डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यानी कि क्या मतलब है इसका? कंपनी को एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रिएट करना कंपलसरी होता है कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। द अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्या होता है? कंपनी इस टाइप के एक अकाउंट को खोलती है, जैसे जिस तरह से रिजर्व अकाउंट को ओपन किया जाता है उसी तरीके से कंपनी एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को भी ओपन करती है, और कंपनी के प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर पार्ट इस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर किया जाता है। इस पर्टिकुलर अकाउंट में जितना भी अमाउंट क्रेडिट किया जाता है इसको कंपनी कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकती है, केवल डिवेंचर्स के रिडेम्पशन को छोड़कर। यानी कि जब डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो मनी का अरेंजमेंट होता है वो इस रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से फॉलो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इस पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट के अमाउंट को कंपनी कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकती है। दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन दैट इज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी कंपनी इफ ही इज गोइंग टू इश्यू डिवेंचर्स। यानी कोई भी कंपनी जब डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो इसको इस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसे एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन करना ही करना है। उसमें से प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर पार्ट एनुअल बेसिस पर उसे क्या करना है, ट्रांसफर करना ही करना है, और इसका जो अमाउंट है उसको केवल और केवल डिवेंचर्स के रिडेम्पशन में यूज किया जाता है, कहीं और इसके अमाउंट को यूज नहीं किया जा सकता। दिस इज अ वेरी strict condition that is to be followed by each and every company. Okay, the next provision is अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। यानी कि
अंडर दिस प्रोविजन a debenture trustee appointed by the company shall take steps to protect the interest of the debenture holders. He shall also redress their grievances in accordance with such rules as may be prescribed. यानी कि इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जहां कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है उसे डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। कंपनी एक या एक से ज़्यादा डिवेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट कर सकती है। क्या काम होता है इन ट्रस्टीज का? जो डिवेंचर ट्रस्टीज हैं वो डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये इस तरह से अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं कंपनी के अंदर जिससे कि डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया सके और उनके बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में वर्कआउट किया जा सके। अगर उन्हें कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम रहती है कंपनी के अंदर तो उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने का जो राइट रहता है वो इनके पास होता है जैसा कि रूल में प्रिस्क्राइब्ड है। तो कंपनी एक्ट में रूल्स में ये प्रिस्क्राइब कर रखा है कि अगर डिवेंचर होल्डर्स को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है कंपनी के डिवेंचर्स के रिलेशन में तो इनको एड्रेस करने का, इनको रिड्रेस करने का जो राइट है वो इस डिवेंचर ट्रस्टी के पास अवेलेबल रहता है और वो लॉ के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड रूल्स को फॉलो करते हुए इनके प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग a company shall pay interest and redeem the debentures in accordance with the terms and conditions of their issue। यानी कि जब कंपनी ने डिवेंचर्स को इश्यू किया और उस टाइम पर यानी कि इश्यू के टाइम पर जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया गया था यानी जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिवेंचर्स को इश्यू किया गया था उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंपनी को डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा और उनका रिडेम्पशन भी उसी पर्टिकुलर टाइम पर उन्हें करना होगा जिस टाइम को उन्होंने इश्यू के टाइम पर डिसाइड किया था। यानी कुल मिला के जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट है और जो रिडेम्पशन के टाइम पर उनको अमाउंट पे करनी है उसके रिगार्डिंग इश्यू के टाइम पर जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया गया था उसी के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर एक्टिविटी फुलफिल की जाएगी। दिस इज द प्रोविजन regarding the payment of interest and redemption. That is very clear. Now we come to the last provision. The last provision is power to prescribe procedures etc. यानी कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिवेंचर्स के इश्यू के रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर पावर्स रखती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स अवेलेबल रहती हैं फॉर डिवेंचर्स? तो डिवेंचर्स के इश्यू के रिलेशन में सबसे पहली जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दैट इज टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहली पावर क्या है? यानी कि जब कंपनी डिवेंचर्स के इश्यू के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है उसको ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब कर सकती है। हाँ, उसको फॉलो करना है या नहीं करना है दैट इज अनदर पॉइंट, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरीके से डिवेंचर्स को इश्यू किया जाना है। तो डिवेंचर्स के इश्यू के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना है दैट इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Clear? Second one is the to prescribe the form of debenture trust deed। जैसा कि हमने इससे पहले प्रोविजन में डिस्कस किया था कि कंपनी को डिवेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रस्टी को अपॉइंट करना जरूरी होता है। तो जो ट्रस्ट डीड है डिवेंचर के रिगार्डिंग जो ट्रस्ट डीड है उसकी फॉर्म क्या रहेगी उसके रिगार्डिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि डिवेंचर ट्रस्ट डीड की फॉर्म के रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया जा सकता है। क्लियर? नाउ द थर्ड पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू डिवेंचर्स टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द डिवेंचर होल्डर्स टू इंस्पेक्ट द ट्रस्ट डीड।
यानी कि मान लीजिए कि जो डिवेंचर होल्डर्स है, उन डिवेंचर होल्डर में से कोई डिवेंचर होल्डर ऐसा है जो उस ट्रस्ट डीड को इंस्पेक्ट करना चाहता है। तो अगर डिवेंचर होल्डर उस ट्रस्ट डीड को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर रहेगा, उस प्रोसीजर के रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई भी डिवेंचर होल्डर ट्रस्ट डीड को प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द टू प्रिस्क्राइब क्वांटम फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड। जैसे हमने पहले प्रोविजन में डिस्कस भी किया था कि कंपनी को क्या करना होता है, एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को ओपन करना कंपलसरी है। तो उसके रिगार्डिंग उसमें कितनी क्वांटिटी यानी कितनी अमाउंट उसे ट्रांसफर करनी चाहिए, हाउ मच अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किए जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? कंपनी ने अपना डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन किया। अब उस रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाना है, जिससे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब डिवेंचर्स रिडीम हो तो उनका प्रॉपर्ली पेमेंट किया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग जो क्वांटिटी ट्रांसफर की जाती है प्रॉफिट में से कंपनी की, उस क्वांटिटी के रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया जाता है। और उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उतनी अमाउंट कंपनी क्या कर सकती है, अपने इस अकाउंट में प्रॉफिट में से ट्रांसफर कर सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि ये प्रॉब्लम भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्ली डिफाइन कर देती है। और इसके साथ साथ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सच अदर मैटर्स। यानी कि अगर कोई भी अनदर मैटर जो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के प्रोविजन में काउंट किया जाता है, तो उन सारे प्रोविजंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीजर अगर बनता है तो उसको प्रिस्क्राइब करने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है? और जितने भी प्रोसीजर्स ले डाउन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कंपनी को फॉलो करना ही होता है। और उन्हीं प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए या उन प्रिस्क्रिप्शंस को ध्यान में रखते हुए कंपनी डिवेंचर्स को प्रॉपर्ली इश्यू करती है। ओके, थैंक यू।